नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। अब सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इस बयानबाजी में शामिल हो गए। इस बीच आरजेडी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। लालू यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। हम सहमत हैं। इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ हो गए हैं। वहीं सभी विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए अपना समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन में दरार और ममता बनर्जी को लालू यादव के समर्थन को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। IND ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो जी। ममता जी कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। इससे पहले कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी को INDIA ब्लॉक के नेतृत्व के लिए अपना समर्थन दिया था। अब देखिए, अब ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में INDIA ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया था और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो INDIA ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार है। TMC सुप्रीमो ने कहा है कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती है। INDIA गठबंधन में दरार पड़ गया है या फिर सभी विपक्षी दल कांग्रेस को गठबंधन से निकालने के लिए एक साथ मोर्चे खोले बैठे हैं। ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा हो गया है क्योंकि एक के बाद एक विपक्षी दल के दिग्गज नेता ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं और INDIA गठबंधन के नेतृत्व पर ही हमला कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी बहन ममता के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने नेतृत्व को लेकर बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस अपनी गद्दी कैसे बचाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से INDIA गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है नेतृत्व को लेकर के। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अब धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है।
धर्मेंद्र जी संभवतः आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नहीं, आवाज अनम्यूट है, आवाज नहीं जा रही जी क्या? अब आ रही है सर। धर्मेंद्र जी, लालू यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? ममता दीदी को ही लीड करना चाहिए इस ब्लॉक को? देखिए, किसी के नाम आपत्ति नहीं है। इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर है आदरणीय खड़गे जी। खड़गे जी को तय करना कि कैसे इंडिया गठबंधन आगे जाएगा, किस वे में जाएगा। हमने हमारी तरफ से कोई आपत्ति कभी नहीं रही। इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं सम्मान और स्नेह देते हैं, लायक है, जो चाहे हो, चाहे और हमारे इंडिया के नेता हो, राहुल गांधी जी हो, और हमारे नेता जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंडिया गठबंधन पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो गठबंधन रहेगा और देश में जो दिशा तय करेगा, हमारी विचारधारा के साथ रहेगा, हम उसको लेकर के साथ चलेंगे। उसमें कोई भी नेतृत्व संभाले, कोई भी उसको उनके कार्यों को आगे बढ़ाएगा, उसके साथ हम हैं। किसी प्रकार के मतभेद जैसा कोई विषय नहीं है। तो फिर लालू यादव ने जो कहा है, या बाकी भी शरद पवार भी कह रहे हैं, सुप्रिया सुले भी कह चुकी हैं, अब उससे पहले ममता दीदी ने भी खुद भी ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूं। तो मतलब सब तो ये कह रहे हैं कि दीदी को लीड करना चाहिए, फिर क्यों नहीं लीडरशिप दी जा रही है? सवाल लीडरशिप देने का हस्तांतरण जैसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसके कन्वीनर है खड़गे जी, बैठक बुलाएंगे, तय करेंगे, चाहे ममता दीदी हो जाए, सारे लोग ममता दीदी पे सहमत हो, शरद पवार जी सहमत हो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पे सहमत हो, जिस पर जो सहमत हो जाएंगे वो इंडिया गठबंधन लीड करेगा। नहीं, समाजवादी पार्टी दीदी के नाम पे सहमत है या नहीं है? समाजवादी पार्टी, हमने क्या कहा, हमारे लिए ममता बनर्जी भी उतनी महत्वपूर्ण है, उतने राहुल गांधी, उतने शरद पवार जी। इंडिया गठबंधन प्रत्येक नेता का हमारे लिए महत्व बराबर है और बिल्कुल सहमत है। क्यों नहीं, जब इंडिया गठबंधन के लोग जिसको तय कर लेंगे सर्वसम्मत से, समाजवादी पार्टी उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। लालू यादव जी के बयान को आपने सुना है? बिल्कुल बिल्कुल सुना। क्या बोला है उन्होंने साफ बोला है कि कांग्रेस क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो क्लियर बोल रहे जी है। हाँ, ठीक बात है, लालू जी का सम्मान है, लालू जी जो बोल रहे हैं सोच विचार बोले होंगे, लेकिन सवाल यह है कि लीडरशिप इंडिया गठबंधन की हो रही ना, किसी एक पार्टी की नहीं। तो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप आप कौन चुनेगा? इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे तभी तय करेंगे कि बाहर रोड पे ही। तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो जाएगी, किसको लीडरशिप दे दी जाएगी या लीडर नेता चुना जाएगा इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी उसके साथ है, उसका स्वागत करेगी। नहीं तो ये कब? क्योंकि देखिए मीडिया में जिस तरीके से बातें आ रही है, चाहे शरद पवार की हो, सुप्रिया सुले की हो, संजय राउत भी बोलते रहे थे, लेकिन अचानक से संजय राउत फिर उसको चेंज करते हैं, अपने बयान को हर रोज वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया, लालू यादव ने भी बोल दिया, सब तो बोले ही जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं। कोई एक नेता अगर बोला होता तो फिर बात अलग थी, सब नेता बोल रहे हैं और सभी पार्टी के शीर्ष नेता बोल रहे हैं। जब सवाल होगा तो सवाल का कुछ जवाब तो आएगा ही। और ममता दीदी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो बंगाल को लीड कर रही हैं, तो उन्होंने अगर इच्छा जाहिर की है तो उनकी बात इंडिया गठबंधन बैठक में लोग रखेंगे, सारे बड़े नेता तय करेंगे जिसके नेतृत्व, मैंने कहा एक लाइन में, सारे बड़े नेता इंडिया गठबंधन के बैठ करके जिसको लीडरशिप दे देंगे, समाजवादी पार्टी उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, उसके नेतृत्व में जो बुनियादी सवालों की लड़ाई लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, आलोक बस जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, देखिए अब उनके गठबंधन का नेता कौन होगा ये तो वो लोग तय करेंगे, फिर इसमें आप लोग क्यों बयान दे रहे हैं? बीजेपी से लगातार बयान आ रहे हैं कि लालू यादव मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से लेकर बना था उससे तो वो बहुत दूर जा चुका है। वो आए थे हमसे लड़ने, हमको पछाड़ने, हमको हराने, और वो बुरी तरीके से हार रहे हैं हमसे। अब उनके गठबंधन में ही दरारें पड़ गई हैं। अब आप देखिए, वेस्ट बंगाल में ममता जी किसी को एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है इंडी गठबंधन का। केजरीवाल जी ने वही अनाउंस कर दिया दिल्ली में। तो इस तरीके से एक एक छत्रप नेता जो हैं अपने अपने राज्यों में जो मजबूत हैं, वो समाजवादी पार्टी ने भी एक तरीके से किनारा ही कर लिया है।
तो कांग्रेस रही कहाँ? कांग्रेस कहने को राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ये तो बिल्कुल छत्र पार्टियों के ऊपर निर्भर है। उनके यहाँ जाके कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं कि कुछ सीट हमें भी दे दो, हम भी लड़ लेंगे तुम्हारे साथ, हमारी भी नैया पार हो जाएगी। यही हाल बिहार में लालू यादव के साथ है। वहां भी कांग्रेस आकर भिक्षाटन करेगी और लालू यादव चाहेंगे जितनी सीट उतनी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, कल कांग्रेस का बयान भी आया है कि 25 में बड़े भाई की भूमिका में हम होंगे। देखिए, आरजेडी नहीं, अपने मुंह से कहने को वो बड़े भाई कहें, अपने को सबसे महान कहें, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो तो आपके सामने है। क्या लालू यादव के समक्ष इनकी कोई हस्ती है क्या कांग्रेस की बिहार में? आज भी लालू यादव एक मजबूत नेता के रूप में है, तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता के रूप में है, हालांकि हमारे विपक्ष में है, लेकिन मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वो एक मजबूत नेता है। कांग्रेस कहाँ है, किस पटल पर है? अभी आपने देखा जो चुनाव हुए उसमें जहां भी कांग्रेस लड़ी, क्या हाल हुआ उनका? तो कांग्रेस कहीं नहीं है, छत विछत हो गई है। परिवारवाद का लेकर इतने दिनों तक चली नहीं, तो कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टियों के जो नेता हैं वो यही तो कह रहे हैं कि अगर दीदी सामने आती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे हम लोग। देखिए, हम लोग अभिषेक जी 24 घंटे 365 दिन ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता गण है और नेतागण है, हम किसी से भी मोर्चा लेने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जनता के हक में काम करते हैं, हम जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं और जिसका अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी भरपूर लाभ देते हैं 100%। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया सीतामढ़ी बिहार के उस आदमी के जेब में जाता है जिसके लिए वहां से निर्धारित हुआ है। ऐसा दूसरे रेजिम में नहीं होता था। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज कोई नेता का यह बयान आ रहा है विपक्ष से भी, और जिस तरीके से मजबूती दी है हमने अर्थव्यवस्था को, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दी, तीसरे की तरफ ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आप देखिएगा विश्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने जो जाल फैला दिया है पूरे भारत में, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो या रोड मार्ग हो, किस तरीके का नेटवर्क फैला है। वही स्वास्थ्य के ऊपर पहले 6 एम्स थे, आज 44 एम्स का निर्माण हो रहा है। तो सारी कवायद जो है और जिस तरीके से अब स्टार्टअप्स को लाभ मिल रहा है, आने वाले समय में नौकरियों की बौछार होगी पूरे भारत में। और जिस तरीके का कवायद हम कर रहे हैं उससे हम भारत को शीर्ष अग्नि के पंक्ति में लाकर ही खड़ा करके दम लेंगे। ठीक है। अब देखिए धर्मेंद्र जी, दिक्कत यही है कि आपको जिससे लड़ाई करनी है आपको उनके तरीके से सोचना पड़ेगा, और जैसा कि बाकी आपके सहयोगी दल के नेता बोल रहे हैं कि वैसा दीदी ही सोच सकती हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जो उस तरीके से चीजें सोच सकता है। और यही वजह है कि दीदी को आगे किया जाए, नहीं तो फिर दीदी भी अपना अलग रास्ता चुनने के लिए तैयार बैठी हैं। अभिषेक जी, कौन नेता होगा वो तो इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हो जाएगा। बिल्कुल जो भी होगा वो मजबूत ही होगा, जो मजबूती से इनसे लड़ सके। दूसरी बात, देखिए कह रहे थे तमाम राज्यों में भिक्षाटन तो भारतीय जनता पार्टी भी तमाम राज्यों में कर रही है। हमारा तो कम से कम वैचारिक काम में है। ये तो अब चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन करते हैं, जिन्होंने अपने एजेंडे में ये अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं और अल्पसंख्यकों का आरक्षण की बात करते हैं। ये नीतीश कुमार के दरवाजे बंद किए थे, वहां जाके भिक्षाटन करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर देखिए जो इनके परंपरागत साथी, इनके खानदानी साथी एक तरह से कहिए थे, उनकी पार्टी को भी कब्जा करके उसमें उनके पार्टी के निशान भी कब्जा कर लिया, पार्टी भी कब्जा कर लिया, अकाउंट भी कब्जा कर लिया। दूसरी पार्टी महाराष्ट्र की, उसको भी देखिए तोड़ डाला। और जिन पे आरोप लगाए 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग, उनकी सरकार में सत्ता का एंजॉय कर रहे हैं। असम के अंदर वही किया इन्होंने, जिस पे आरोप लगाया जेल जाने की तैयारी है, उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। बंगाल के अंदर वही यही किया इन्होंने। पंजाब में जो उनके परंपरागत साथी तो चले गए। तो देखिए गठबंधन की बात, धर्मेंद्र जी, फिर ये बात आप लोग जनता को समझा नहीं पाते हैं ना, ये बात आप लोग जनता को समझा ही नहीं पाते हैं। ठीक बात, अगर कहीं चूक रही है, जनता नहीं सोच पाई या किस तरह से जीते हैं, तो उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसका समय आने पर उसका भी इलाज किया जाएगा। दूसरी बात, भाई इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी बड़ी लंबी लंबी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी आलोक जी कह रहे थे
भाई जीडीपी क्या, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय में आप कहे घट गई लगातार, लोगों पेइंग कैपेसिटी घटती जा रही, गांव में एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड खत्म होती जा रही है। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार नीचे जा रहा है, फ्रीडम इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है, तो बड़ी स्थिति देश की खराब हो रही है। धर्मेंद्र जी, यही सब मुद्दे तो आप संसद में उठाते नहीं है। संसद में आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे पे टीएमसी आपको साथ नहीं दे रही है? अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, टीएमसी वॉकआउट कर गई। अच्छा, तो टीएमसी अपना अलग रास्ता तो तय कर रही है, आप लोग उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। दीदी आप लोगों को स्वीकार्य नहीं, इसका मतलब? देखिए, टीएमसी जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीति के खिलाफ है और वो इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए कर रही है। लीडरशिप का कोई कहीं हमारे यहाँ विवाद है नहीं। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री देखिए कैसे मजबूती, मुझे ये क्लियर कीजिएगा ना। लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ नहीं आई? नहीं, लोकसभा चुनाव क्या भाजपा साथ थे? नहीं, अकेले थी ना, अकेले थी ना। ठीक है, अकेले थी, लेकिन आई भाजपा को हरा करके ना, भाजपा को खत्म किया ना, तो हमारे साथ। अच्छा, कांग्रेस को वहां नहीं हराया? अगर सरकार बना, वहां कांग्रेस को नहीं हराया। देखिए, सवाल ये है स्ट्रेटेजिक रूप से जहां जो मजबूत है वो वहां लड़ेगा। लक्ष्य ये था कि अधिक से अधिक हमारे इसको स्ट्रेटेजी तो मत ही बताइए, क्योंकि ममता दीदी नाराज होकर के गई थी, आपको भी पता है। नीतीश कुमार आपसे नाराज होकर के ही गए थे। ममता जी एक नाराज थी, तो टीएमसी के कोई हमारे साथी रहेंगे, उनसे पूछिएगा और जवाब देंगे क्या नाराजगी है। संजय जी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। संजय जी पिछली डिबेट में भी सब चीज क्लियर कर चुके हैं। और अभिषेक जी उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जिसका दम भरते हैं, 140 करोड़ लोगों की बात भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, योगी जी कुछ और करते हैं, इनके नेता कुछ और करते हैं, देश को समाज में विष बोने काम करते हैं। बंगाल के अंदर लगातार जो है पिछले 6 महीने से अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से बांग्लादेश का बात नहीं निकल रहा है। तो बंगाल में हो रहा है तो फिर दीदी ही कर रही है ना, वहाँ तो दीदी ही है। बांग्लादेश में, अच्छा बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश आप सुन नहीं पाए। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से बांग्लादेश का बात नहीं निकल रहा, गृह मंत्री जी के मुंह से बांग्लादेश। जयशंकर वहाँ क्या करने गए हैं? किसके कहने पे गए हैं जयशंकर वहाँ? किस लिए गए हैं जयशंकर वहाँ? हमारे विदेश मंत्री वहाँ क्यों गए हैं? किसके कहने पे गए हैं? क्यों गए हैं? रुक गया, आप बात कर रहे हैं, आप उत्पीड़न रुक गया। अरे एक सरकार यही थी अतुल जी, चिल्लाइए मत। अतुल जी, एक सरकार थी जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, फाड़ दिया पाकिस्तान को, और एक सरकार 56 इंची सीने जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, वो बांग्लादेश का बा बोलने में जो है डर लग रहा है, कपकपी सुन रही है। विदेश सचिव तो वहां जाकर के, वहाँ विदेश सचिव क्या करने गए हैं? किसके कहने पे गए हैं? क्यों गए हैं? क्या कहा उन्होंने वहां जाकर? सुना नहीं आपने? पता नहीं लगाया आपने क्या कहा? 2 टूक शब्दों में कहा कि जो हो रहा है बंद करो, नहीं तो इसका तुमको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप बात कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकल रहा है बांग्लादेश का। आप में से किसने वहां पर भर्त्सना की है जो बांग्लादेश में हो रहा है? आप बताइए, आप में से किसने भर्त्सना की है? आपके इंडी गठबंधन से किसी का हिम्मत हुआ है बोलने का? 4 घंटे में कलकत्ता कब्जा कर लूं। बीएनपी के लीडर कह रहा है दिल्ली को आग सिखा दूंगा, औकात में धमकी दे रहा है। आपकी वो वसुद्दीन भी कहते हैं कि 15 मिनट में कर देंगे। बोलिए, में बहुत अंतर होता है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये बात बोले ना यहाँ के। ठीक है धर्मेंद्र जी, आलोक जी अब आप रुकिए। सौरभ जी हमारे साथ जुड़ गए, कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, सौरभ जी हमारे साथ जुड़। ठीक है धर्मेंद्र जी, चाहती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न हो, ये मिले हुए हैं। अडानी की बिजली क्यों नहीं रोक रहे हैं? अडानी का व्यापार क्यों नहीं रोक रहे हैं? लगातार वो आप अडानी करते रहिए। महाराष्ट्र में भी आपने खूब सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी। ठीक है आलोक जी और धर्मेंद्र जी रुकिए प्लीज। ठीक है धर्मेंद्र जी और आलोक जी कर दिया आपका। अगर अडानी महाराष्ट्र में बहुत चिल्लाया, क्या कर दिया वहाँ की जनता ने? आपका हाल 54 सीटों पर आके आपको खड़ा कर दिया। आपके पूरे आलोक जी, धर्मेंद्र जी, यही आप अडानी करते रहे। दीदी उस मुद्दे पे आप लोगों से अलग हो गई संसद में, आपको पता होगा। संसद में अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने आप लोगों से किनारा कर लिया, ये आप लोगों को पता होगा। अविश्वास प्रस्ताव पे किनारा कर लिया। नहीं, 30 सेकंड दीजिएगा। मैं, अगर आप अडानी की ओर बात कर रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है देश की
एक जांच सोरोज जिसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं, कोई जांच नहीं, किसी एजेंसी ने नहीं किया, उसको लेकर के संसद में पूरा दिन खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सर आप अपनी सहयोगी पार्टी को बोलिए ना कि वो साबित कर दे कि रिश्ता नहीं है। आपकी सहयोगी पार्टी साबित कर दे कि रिश्ता नहीं है। ठीक है, अब सौरभ जी के पास जा रहे हैं, प्लीज। प्रेसिडेंट है सोनिया आलोक जी और धर्मेंद्र जी, अब रुकिए। सौरभ जी, लालू यादव का जो बयान आया है, ठीक है धर्मेंद्र जी वेट। सौरभ जी, जो लालू यादव का बयान आया है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि INDIA अलायंस जो है वो धीरे धीरे अब अपने बिखराव के राह पर है? देखिए, जिस प्रकार से ये इंडी अलायंस है, जो ये गठबंधन है, ये गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा इनके नेताओं के महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। क्योंकि हर एक तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे लोकसभा चुनाव के पहले, और मुझे लगता है कि ये जो तथाकथित मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें जो बेवफाई का खंजर होता है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के हाथों में होता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा से ठीक पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था, और वो उतारने के बाद क्या भाषा इस्तेमाल की गई थी? चिरकुट का शब्द का इस्तेमाल किया गया था। चालू और चिरकुट। एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद पर रहे, उनके लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता जो है प्रयोग करते हैं, जो है जिस प्रकार से अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, और लगातार वो गालियों की बौछार कर दी जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि अखिलेश यादव जी का मान सम्मान बचाने के लिए उनके प्रवक्ता जो है या उनके लोग उस समय सामने तो आए नहीं थे। उसके बाद बड़ा दिल करते हुए अखिलेश यादव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, मैं मानता हूं, और विपक्ष में भी बड़ी पार्टी है वो, तो उनके नेता ने उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाते हुए लोकसभा चुनाव के अंदर उनको 17 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए, जबकि उनका एक कैंडिडेट जो है एक सीट पर जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर वो जीती हुई सीट थी, बावजूद उसके 17 सीटें दी गई, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुन करके आई और उसके कैंडिडेट जीते। मुझे लगता है इसका श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से अखिलेश यादव जी को देना चाहिए था। अभी 3 दिन पहले रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता है, उनको संसद में बोलना चाहिए था, संभल नहीं जाना चाहिए था। यह बयान रामगोपाल यादव जी का आता है, एक बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के। उसके बावजूद जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक देती है कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी जो है वो धीरे से किनारा कर लेती है कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद नीतीश कुमार जो सबसे पहले इंडी अलायंस के संयोजक थे, नीतीश कुमार को दूसरी बैठक में ही राहुल गांधी जी किनारा कर देते हैं, और नीतीश कुमार जी बड़ी अपनी जो है वहां पर असम्मानित महसूस करते हुए उनका वक्तव्य आता है कि जो ये इंडी अलायंस इंडिया नाम दिया गया है मुझसे बिना पूछे दिया गया, और मुझे किसी भी बैठक में जो है मेरा मान सम्मान नहीं दिया जाता। इंडी अलायंस से नीतीश कुमार अलग होते हैं, ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं, अखिलेश यादव को उसी इंडी अलायंस में गालियां दी जाती हैं। आम आदमी पार्टी के साथ क्या टकराव है आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी को लेकर के कश्मीर के चुनाव में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सवाल उठा दिए थे कि उन्होंने जम्मू में रैली की, कश्मीर में नहीं की। तो मैं कह रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर इतने प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो समाजवादी पार्टी क्यों डिफेंड करने के लिए तैयार है? और अगर डिफेंड कर रहे हैं इनके प्रवक्ता तो आदरणीय रामगोपाल यादव जी, जो जिनकी काफी लंबी विरासत रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, क्या उनका अपरिपक्व बयान माना जाए? अगर उन्होंने राहुल गांधी जी को स्पष्ट तौर पे कहा कि आप संभल कूद के क्यों जा रहे हैं भाई, आप क्यों लगे हुए हैं, तो आप संसद में बोलिए, संसद के पटल पर बोलिए। ये गंभीर सवाल आदरणीय रामगोपाल यादव जी के हैं, ये किसी और व्यक्ति के नहीं है। आप इस बात की तवज्जो दीजिए। ठीक है सौरभ जी, हमारे साथ मुन्ना खान जी हैं, फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी बहुत स्वागत आपका। आता हूं धर्मेंद्र जी। मुन्ना जी आवाज मिल रही है? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जनाब, बताइए। मुन्ना जी, अब देखिए लालू यादव ने भी ये कह दिया है कि ममता दीदी को नेतृत्व करने देना चाहिए, वही नेतृत्व करें। और जब उनसे पूछा गया कांग्रेस को लेके तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया गठबंधन में सब नेता परिपक्व हैं। किसी नेता पे चौथी पास राजा का मुहर नहीं लगा, किसी नेता ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्रियां नहीं दिखाई। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो भी नेता है वो वाकई प्रधानमंत्री के दावेदार है, काबिले तारीफ है। कोई मुख्यमंत्री है तो कोई उप मुख्यमंत्री है, किसी के पास 20 साल का अनुभव है। हंसिए मत, हमारे गांव में कहावत है, अब मैं बोलूंगा तो आपको चीज लग जाएगी। नहीं, आपके गांव की कहावत ये राष्ट्रीय टेलीविजन पे बोला भी नहीं जाता है।
लेकिन आपने बोला 1 दर्जन से ज्यादा मिले हैं, इसलिए मैं मुन्ना जी को बोलने दीजिए। हंसने से मत परेशानी लीजिए, अगर कोई रोए तो उससे परेशानी आपको होनी चाहिए। अरे जनाब, अभी जवान रो रहे हैं, देश के किसान रो रहे हैं, महिलाएं रो रही है, शर्म तो आपको आती नहीं? नहीं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। हरियाणा में जवान और किसान वोट कर रहे हैं बीजेपी को, महाराष्ट्र में भी किसान और जवान वोट कर रहे हैं बीजेपी को, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो बेशर्मो शर्म करो। जिस देश में 78 लाख युवा बेरोजगार है, वहाँ पे चापलूसी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोग जैसे जवान को। बात मुद्दे की करो, बात तर्क की करो आप। अरे मुद्दे तो चुनाव में लेके जाइए ना मुन्ना जी। चुनाव आप लोग हार रहे हैं, रैलियों में मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी का हो, किसान का हो, महिला का हो, नौजवान का हो, सारे मुद्दे पे तो जनता आपके खिलाफ है। अरे मित्र हमारे सुन लेना, मित्र हमारे सुन ले। देखिए जनाब, इस तरीके की डिबेट है, फिर मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, बोलिए। जब ये अपनी बातें रख रहे थे, मैं शांत होकर सुन रहा था। इसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ मैं। गठबंधन भी छोड़ के चले जाइए। देख लीजिए, ये देखिए बीच में इस तरीके से नहीं बोलिए मुन्ना जी। इस तरह आप नेशनल चैनल पे ऐसे बेवकूफों को बिठाओगा, इस तरीके की बात करेंगे आप? एक भी शब्द अभी तक आपके शब्दकोश में नहीं है जो आपने अच्छा प्रयोग किया हो। आप तमाम से बेशर्मी का प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे तो शक होता है कि आप कांग्रेस के नेता लिखते हैं, आपकी भाषा कितनी सौरभ जी प्लीज सौरभ जी बात करें, नहीं टोका जाए। ठीक है, ये पहली लाइन से ही उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। बोलिए मुन्ना। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा की चुनाव की जिक्र अभी हमारे मित्र ने किया। हरियाणा चुनाव में किसी भी दल को, किसी भी प्रवक्ता को या वक्ता को या मीडिया बंधु को, किसी को ये नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दूसरी बात, वहां पूर्व मुख्यमंत्री उस टाइम के नया सिंह सैनी ने कहा कि कोई बात नहीं, चुनाव का रिजल्ट जो भी है सारा तंत्र मेरे हाथ में है। इस तरीके के चुनाव आज कहीं न कहीं टीएम सेशन की याद दिला रहे, जिस तरीके से सारी संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर करके शाह और शहनशाह डरा धमका करके जो चुनाव जितवा रहे, ये बहुत ही गंदी राजनीति इतिहास में आजादी के बाद पहली बार आई है। उस पे कुछ मूर्ख लोग ढोल लगाड़े बजा रहे, बीजेपी जीत गए, बीजेपी जीत गई। अरे आप ये देखिए, जो कमी है उसे स्वीकार करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं मुन्ना जी, मैं आपको बता देता हूं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिणाम को लेकर के जो बैठक हुई हरियाणा परिणाम को लेकर के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर हवा आपके पक्ष में दिख रही हो, यह चुनाव जीतने की गारंटी नहीं होती है। यह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपके पास सीधे आता हूं। फिर से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुन्ना जी, जल्दी से अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या दीदी स्वीकार्य है? नहीं, देखिए ये मसला नहीं है कि दीदी स्वीकार्य है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। मैं कुछ इस पे नहीं कह सकता। स्वीकार के काबिल तो 10 से 12 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, या उसके मैं करूंगा। देखिए शब्द जो है आप खुद कह रहे हैं, शब्द कम से कम, क्योंकि आप ही के नेता हैं सर। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि 10-12 लोग हैं जो बिल्कुल परिपक्व हैं, जो इनके काबिल है। ऐसा नहीं है मुन्ना जी, 10-12 की टीम होती है, लेकिन कैप्टन एक ही होगा ना, कैप्टन ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कैप्टन कोई भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन के अंदर मैं कहता हूँ 10-12 लोग हैं जो सक्षम है, जो कैप्टन राहुल गांधी होंगे कि नहीं? उसके सवाल पे आलोक बड़े भैया, राहुल गांधी क्यों नहीं होंगे? राहुल गांधी में क्या आपको दिक्कत आ रही है? अब राहुल गांधी बोल के आपकी देश को दिक्कत, सुन तो ले, देश को दिक्कत। आलोक बड़े भाई साहब, देश को दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी बनने के लिए 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा चलने के लिए 56 इंची पीना चाहिए। ये काम पूछ दिनों का नहीं है। मुन्ना जी, दिक्कत किससे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दिक्कत किससे है मैं बता दे रहा हूँ। ममता दीदी को दिक्कत है। दिक्कत लालू यादव ने भी आज क्लियर कर दिया, तेजस्वी यादव ने भी क्लियर कर दिया, अखिलेश ने भी कर दिया। इसके नहीं, अखिलेश यादव की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। सुप्रिया सुले ने क्लियर कर दिया, शरद पवार ने क्लियर कर दिया। उसके बाद आप आइए, संजय राउत अक्सर बयान अपने बदलते रहते हैं, तो उनके बयान को मैं यहां पे नोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी सभी नेताओं ने तो क्लियर कर दिया कि दीदी ही लीड करेंगी। नहीं, ये एक विचार विमर्श का मसला है। शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा।
सवाल इंडिया गठबंधन का है तो मैं बता दूं ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है, किसी चलिए तरह की ठीक बात है, नहीं ऑल इज वेल अगर है सवाल तो सही नेतृत्व का है। ठीक है मुन्ना जी, नेतृत्व की बहुत बात शुक्रिया है। आपका, बहुत कोई भी शुक्रिया, कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुन्ना जी आपका। मुन्ना भाई ने- आलोक जी अब बोलिए। मुन्ना भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। 10-12 प्रधानमंत्री और कुछ उप प्रधानमंत्री भी इन्होंने घोषित किया है। तो बिहार में कहावत है, पानी में मछली और 9 कुटिया बकरा। जनता से कोई सरोकार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के दावेदारी ठोक रहे हैं लोग और जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। जिस चुनाव में जा रहे हैं मुंह की खानी पड़ रही है। जो गठबंधन बना था वो टूटता नजर आ रहा है। जो शीर्ष के क्षत्रप नेता हैं अपने अपने राज्यों में, वो इनको अब स्वीकार नहीं है। तो ऐसे में आप कहां से टक्कर लीजिएगा हम लोगों से? किस तरीके से टक्कर लीजिएगा? हम एकजुट हैं, हमारा नेता एक है, हमारी मान्यता एक है, हमारा चरित्र एक है, हमारा प्रिंसिपल एक है, भारत को आगे बढ़ाना। हम उस पर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ के गरीब गुरुओं को मदद करना वो हम लगातार कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसे में आप कहां से सोच सकते हैं हमसे लड़ने के लिए? आपका पहलवाने भाग जाता है, आपका पहलवाने चित हो जाता है। ये तो कैप्टन चुनेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कतें तो होंगी। कप्तानी किससे कराइएगा? धर्मेंद्र जी वही देखिए, कैप्टनसी तो किसी ना किसी को देनी पड़ेगी और उसी की चर्चा आज से नहीं हो रही है। जब से ये गठबंधन स्वरूप ले रहा था, पटना की वो बैठक, और उसके बाद ही बिखराव शुरू हो गया। नीतीश कुमार इसी वजह से अलग हुए क्योंकि वो बनना चाहते थे संयोजक, आप लोगों ने बनाया ही नहीं। अभिषेक जी देखिए, पहले बैठकों में था, आगे भी इस तरह की बातें उठती रहती हैं, लेकिन जब कई, हमारे साथी ने कहा, कई लोग हैं ऐसे जिनके अंदर वो ऊर्जा है जो देश को नेतृत्व दे सकते हैं, तो ये चीज तो इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगी। हमने ये कहा कि हमारा अलग से कोई गठबंधन के साथियों पर कोई दबाव नहीं है, जो लीड करेगा उसके साथ हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो कम से कम आलोक जी का बहुत धन्यवाद कहूंगा कि विपक्ष के लोगों को बड़ा ध्यान से सुन रहे थे और सुनने के बाद समय आने जवाब दे रहे थे, लेकिन कम से कम विपक्ष के लोगों की बातों को सुन करके इतना बेकार नहीं हो रहे थे कि तुरंत तत्काल और डिफेंड करने के लिए किसी भी स्तर पर उतर आए। राजनीतिक विश्लेषक है, हम लोगों को उम्मीदें रहती है, हालांकि वो स्वतंत्र रहता है जो बोले, उम्मीदें रहती है कि सब चीज सुनेंगे और बोलेंगे, जो उचित होगा सरकार को भी कोसेंगे, विपक्ष को भी आईना दिखाएंगे। लेकिन ठीक है, उनकी विचारधारा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, प्रोफेसर साहब की बड़ी इनको चिंता थी। देखिए, प्रोफेसर साहब ने कोई बात गलत नहीं की, बिंदुवार उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमारे साथ थे, उत्तर प्रदेश ने मोदी जी का रास्ता रोक दिया। कांग्रेस शासित कुछ जगह थे, अगर वो लोग अच्छा प्रदर्शन किए होते, चाहे तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ भी थोड़ा दिन पहले सरकार थी ही, तो या मध्य प्रदेश में कुछ सीटें ले आए होते, तो स्वाभाविक था कि रथ रुक जाता नरेंद्र मोदी जी का। और धर्मेंद्र जी, सवाल इसीलिए है, सवाल भी तो इसीलिए है कि कांग्रेस नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाई। चुनाव तो बीत चुके हैं, उसकी समीक्षा चल रही है। अब आगे इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी, हमारे इंडिया गठबंधन के अभी तक कन्वीनर खड़गे जी है ना, राहुल गांधी जी नहीं है, खड़गे जी है, खड़गे जी बैठक करेंगे। कौन कन्वीनर होता है, संयोजक कौन होगा, किसको लेके चलना है, उसमें हम लोग तय है। ठीक है, संयोजक जो भी बड़े है कौन, ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। ठीक है, हमारे साथ शिशिर जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। शिशिर जी, बहुत स्वागत आपका, आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक रिप्लाई जल्दी से सौरभ जी। देखिए, बीच में मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि उन्होंने बोला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं और बीच में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मैंने भारतीय जनता पार्टी की तो कोई बात ही नहीं की, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान की बात की, मैंने आदरणीय रामगोपाल यादव जी के जो उन्होंने कथन कहा उसकी नहीं, सुन लीजिए आप, देखिए शांतिपूर्वक सुनिए। अभी आपने टिप्पणी की, जब मैं इन लोगों की बात करता हूं तो आपको तकलीफ होती है क्या आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने राहुल गांधी जी के लिए शब्द नहीं बोले थे? क्या जब अखिलेश यादव जी राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी थी ना जो उनको ऊपर सीबीआई का शिकंजा लगाने जा रही थी? क्या ये सब तथ्यात्मक रूप से बातें सत्य नहीं है?
आप नकारना चाहें आप नकार दीजिए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं अखिलेश यादव जी का सम्मान करता हूं, और अगर अखिलेश यादव जी को चालू चिरकुट बोला जाएगा, अखिलेश यादव जी को कौन अखिलेश वखिलेश बोला जाएगा, तो मैं उस कांग्रेस पार्टी के जो वक्तव्य है उससे सहमत कभी नहीं हो सकता। और आपको अगर इस बात से तकलीफ है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते अखिलेश यादव जी का मान सम्मान बरकरार रख रहे हैं या मेरे ऊपर टिप्पणी करके आपको जो है वो खुशियां मिल रही है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अरे सौरभ दुबे जी शांत रहिए, सुन लीजिए, अरे भैया धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, मेरी बात आपकी पार्टी, आप प्रवक्ता हैं, आपके वक्तव्य से सहमत नहीं होंगे अखिलेश यादव जी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आपसे अखिलेश यादव जी नाराज हो जाएंगे अगर ये आपका ये वक्तव्य सुनेंगे यहाँ पर। तो आप रामगोपाल यादव जी की बातों को जो है मैं मान सम्मान दे रहा हूं, तो आप कहते हैं कि मैं आपके पास आऊंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। सवाल उठाइए, देखिए सवाल उठाएंगे तो सुनने की क्षमता रखिए, इतना बेफिक्र मत होइए। अखिलेश यादव जी की मान सम्मान चिंता सौरभ दुबे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्या मुख्यमंत्री नहीं तो उत्तर प्रदेश के क्या आप ही का अधिकार है? ये आपका वक्तव्य है, क्या बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अखिलेश यादव जी के मान सम्मान पर बात नहीं कर सकती। तो मत बैठाइए हम लोग। धर्मेंद्र जी देखिए, जो सम्मान आपका है वही सम्मान सौरभ जी का है, और जो सम्मान सौरभ जी का वही सम्मान आपका है। अभी सौरभ जी आप जो सवाल उन्होंने मुझ पर उठाया तो जवाब, अरे तो उसका जवाब आप दे दीजिएगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको वक्त दे दूंगा, बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा। देखिए अखिलेश यादव जी के मान सम्मान में कोई उंगली उठाएगा उसको समाजवादी पार्टी नहीं बर्दाश्त करेगी, न अखिलेश यादव जी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है राष्ट्र हित में, देश हित में, अगर अपने मान अपमान को संभाल के भी आगे बढ़ने की जरूरत होगी तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो यही बात तो वो बोल रहे थे, सौरभ जी के वक्तव्य को आपने सुना नहीं, तो इसका मतलब धर्मेंद्र जी उन्होंने यही बात तो कहा कि अपने उस मान सम्मान को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें दी, यही बात तो वो कह रहे थे। मान सम्मान की जहां तक बात है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को क्या नहीं कहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यही सरकार में मंत्री बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने घंटी बजाने से लेकर के मत जाने से लेकर के। अरे तो नीतीश कुमार जी आप ही के साथ तो थे, आप ही लोगों ने तो उनको छोड़ दिया। नीतीश कुमार आप ही के साथ थे सर, आप भूल गए शायद। जिस गठबंधन के लिए आज लड़ रहे हैं वो गठबंधन तैयार किया हुआ नीतीश कुमार का है, वही संयोजक, वो आप ही के साथ थे। हाँ ठीक है, हमारे साथ वही पे कह रहा आधारित भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद की लालच। तो आप ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या दिया? पहले आप तो ये बताइए कि आप उनको साथ रख नहीं पाए जिसने गठबंधन को तैयार किया, जिसकी ये थॉट थी कि बीजेपी के खिलाफ एक सीट पे विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। ये थॉट उन्हीं की थी, किसी और की नहीं थी। नहीं अभिषेक जी, आपकी बात से सहमत है, कुछ बात तो हुई होगी ऐसी। हम देखे, हम सत्ता में थे नहीं, हम लोग विपक्ष में थे। हमको जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुशासन के खिलाफ लड़ना था, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना था। इनका जो एक संकल्प है हम केवल व्यापारी की मदद करेंगे अपने मित्रों की, उसके खिलाफ लड़ना था। फिर वही जिस ट्रैक पे आप जा रहे हैं उस ट्रैक से टीएमसी हट रही है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ। जिस ट्रैक पे आप लोग जा रहे हैं उस ट्रैक से टीएमसी हट रही है, ठीक है। ट्रैक इंडिया गठबंधन का एक होगा, तय होगा, जो समय आएगा। उस ट्रैक पे दीदी अभी तक आई भी नहीं है। अब शिशिर जी देखिए, लालू यादव ने भी आज ये कह दिया कि कांग्रेस की नाराजगी का कोई महत्व नहीं है, दीदी को लीड करने देना चाहिए। शरद पवार भी बोल चुके हैं, सुप्रिया सुले भी बोल चुकी हैं, हर कोई यही बोल रहा है, तेजस्वी यादव भी बोल चुके हैं कि दीदी को लीड करना चाहिए। कांग्रेस को क्या लगता है, दीदी को लीड करने देना चाहिए या राहुल गांधी ही लीड करेंगे? देखिए अभिषेक जी, लालू जी को मैं सुन रहा था, उनके बाइट्स को मैं सुन रहा था जो कि टेलीविजन पे चल रहा था। ऐसा उन्होंने कतई नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनके शब्दों में अगर आप कह रहे हैं तो आपका वो तो फंडामेंटल राइट है। ये तो मैं फिर से बाइट प्ले करवा देता हूं सर। नहीं सुन लीजिए ना, मैंने भी बाइट सुना है सर। हाँ। मैं तो करना चाहता हूँ। देखिए है क्या कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तमाम स्टेट्स में अलग अलग एलाइज है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, बगल का स्टेट है झारखंड, वहां जेएमएम है, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना है, साउथ में भी कई पार्टियां हैं जो हमारे अलायंस में। मैं जो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है किसी भी निर्णय को थोपने से पहले एक बार एक कलेक्टिव बैठक होनी चाहिए और कलेक्टिव मशविरा और कलेक्टिव डिस्कशन। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि कोई कहीं से, आपको पता है ना कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में प्रभावी हैं, बाकी कहीं कोई उनका प्रभाव नहीं।
वो हमारे साथ हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने तुनक मिजाजी दिखाया, जिस प्रकार से वो बिहेव कर रही, तो इस बिहेव में वो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इसमें कितना देश के लिए या अलायंस के लिए ये समझ लीजिए कि जरूरी होगा, उनका नेतृत्व कितने लोगों को स्वीकार्य होगा, किनको नहीं स्वीकार्य होगा, ये टेलीविजन चैनल कांग्रेस को स्वीकार्य है या नहीं? क्योंकि बाकी सब तो स्वीकार कर चुके हैं। अभिषेक जी, बाकी सब स्वीकार नहीं कर चुके हैं। अभी हमारे एलआई के प्रवक्ता आपके पैनल पे बैठे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, समूह में जो एलआई बैठेगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा, कांग्रेस पार्टी उस सारे डिसीजन के साथ है। कांग्रेस पार्टी कहां जो है वो इससे अलग है, लेकिन सवाल क्या है कि कोई अपना निर्णय किसी को सौंप दे या किसी का निर्णय किसी को स्वीकार्य हो जाए, ऐसा बिना बैठक के, बिना आरजेडी के प्रमुख है लालू यादव। लालू यादव आरजेडी के प्रमुख हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा, शरद पवार अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, सुप्रिया सुले उनकी पुत्री हैं। एक सेकंड आ रहा हूं सौरभ जी। अगर पार्टी प्रमुख बोल रहे हैं, ठीक है, कोई अगर नेता बोल देता तो चलिए उसको हम इग्नोर कर देते, लेकिन पार्टी का मुखिया अगर ये बोल रहा है शिशिर जी, तो क्या हम उनके बयान को भी ना तवज्जो दें? थोड़ा अभिषेक, थोड़ा वेट कीजिए और तमाम चीजों को सतह पर आने दीजिए। देखिए क्या है, सुप्रिया जी क्या बोल रही हैं, शरद पवार जी क्या बोल रहे हैं, वो सारे बयान से हम भी अवेयर हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक टेलीविजन चैनल के जर्नलिस्ट हैं, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो लाजमी सी बात है कि जितने अवेयर आप होंगे उतने ही अवेयर हम भी होंगे कि कौन क्या बोल रहा है। मैं तो ये कहता हूं हमसे ज्यादा अवेयर होंगे, लेकिन कम से कम आप अपनी पार्टी, बिल्कुल आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है वो तो क्लियर कीजिएगा। अभिषेक जी कंप्लीट नहीं करने दीजिएगा तो स्टैंड कैसे समझ में आएगा? आप तो बीच में इतनी बार इंटरप्ट कर चुके हैं कि मैं तो कभी कभी जो है उस इंटरप्शन से फेड अप हो जाता हूं कि मैं अपनी बात रखूं कि आपके सवाल सुन। सवाल क्या है कि आप जवाब देने दीजिएगा, तब तो जो है वो आप मेरे स्टैंड को समझ पाइएगा। आप बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी इस बात को समझती है कि कमोबेश जितने भी एलआई हैं, देखिए हमारा दिल बड़ा है, हम हर जगह हर परिस्थितियों में अपने एलआई को महत्वपूर्ण जो है वो तरीके से ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब समझिए बात क्या है कि हम अलग अलग स्टेट से अलग अलग एलआई के साथ होंगे और हम ही सबसे बड़ी पार्टी, यही फैक्ट। और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे जितने भी एलआई हैं एक साथ मशविरा हो जाए, उनके नेताओं के साथ बैठ जाए और उसके बाद जो तय होगा वो कलेक्टिव डिसीजन होगा। पूरी बात आपकी सुनी, मैं स्टैंड अभी भी नहीं समझ पाया। बहरहाल मैं स्टैंड अभी भी समझ नहीं पाया, जनता हो सकता है समझ गई होगी। आप समझने की कोशिश नहीं करते। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ, नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बिल्कुल की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है शिशिर भाई, सौरभ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सौरभ जी बोलिए, उसके बाद आलोक जी आ रहे हैं। आदरणीय लालू यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो टिप्पणी थी वो बाकायदे मीडिया चैनल पर उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में दिया जाना चाहिए। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, फिर कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी से एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बाकायदे उनका बयान है। और अखिलेश यादव जी ने भी बाकायदे उसमें कहा है कि ममता बनर्जी जी अगर नेतृत्व करेंगी तो वो सकारात्मक नेतृत्व होगा। तो कहीं ना कहीं जो अगर मीडिया में अगर एंकर साहब ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मानना चाहिए कि वो तथ्यों के आधार पर ही बात कह रहे होंगे। मैं तो फिर से बाइट प्ले करवा दूंगा। ठीक है, मैं राजनीतिक विश्लेषक की भी मान लूं, मैं जो है वो एक टेलीविजन चैनल के एंकर को भी मान लूं, मैं तमाम प्रवक्ताओं को भी मान लूं, लेकिन सवाल क्या है कि मैं अपने तथ्यों से अलग नहीं जा रहा हूं। मेरे पार्टी का और हम लोगों का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि जो भी हमारे एलआई पार्टियों के लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे बैठेंगे और कलेक्टिव डिसीजन होगा। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आलोक जी, योर कमेंट। आलोक जी, ये तो आपके गठबंधन का मामला है, लेकिन जिस तरीके से मैसेज जा रहा है समाज में और जिस तरीके से छत्रप कद्दावर नेता लोग उंगली उठा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का इस गठबंधन में कोई बहुत ज्यादा अहमियत वाला रोल नहीं होने वाला है।
आपको इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जो आपकी स्थिति बन गई है, आज भी चुनाव में आप इनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। आप इनको सीट नहीं देते हैं, ये आपको सीट देते हैं। और जितनी मैसेज तो महाराष्ट्र चुनाव में जो रिजल्ट आया और जो सरकार का गठन हुआ, वहां से भी बहुत बड़ा देश में गया है। देखिए, हमारा मैसेज कुछ भी जाए, हम सरकार बना लिए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाए, और आपका मैसेज गया कि आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी से नीचे आ गए। तो हमारे आप में कोई कंपैरिजन नहीं है, कहाँ राजा भोज है कहाँ भोजू तेली, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। नहीं, ये कोई कंपैरिजन के लायक नहीं रह गए हैं आप। कम से कम हम लोगों से आप कंपैरिजन के लायक आज की डेट में नहीं है। बाद में जनता आपको कोई ताकत दे दे तो मैं नहीं जानता हूँ। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आज जनता का मन, दिमाग, वोट हमारे साथ है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है, हमारे नेतृत्व से जनता संतुष्ट है। हमारे हाथों में देश की बागडोर देकर देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। अब धर्मेंद्र जी देखिए, अभी शिशिर जी को आपने सुना होगा, जहां भी जैसे भी हैं बड़े भाई हम हैं। अब बात अगर आती है, लालू यादव वहां कहते हैं, यानी आरजेडी कहती है हम बड़े भाई हैं। कांग्रेस की तरफ से कल एक बयान आया है प्रदेश सचिव का, बिहार के प्रदेश सचिव का, कि बड़े भाई की भूमिका में अब हम रहेंगे। बड़े भाई की लड़ाई हर जगह शुरू हो गई है और वो यूपी में भी शुरू होगी। आप लोग मानते हैं या नहीं कि बड़े भाई की भूमिका में आप या कांग्रेस? देखिए अभिषेक जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो, आदरणीय खड़गे जी हो, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी, या हमारे जो अन्य एलाई दल हैं, हमारे अपने जो पार्टियों के लीडर हैं, वो सब आपस में बैठ करके उस इंडिया गठबंधन की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, कौन लीड लेकर के आगे चलेगा, क्या विचारधारा होगी, किस विचारधारा पे आगे बढ़ना, किन मुद्दों को उठाना, वो तय हो जाएगा। उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। वो लीडर की बात ठीक है, वो बैठक होगी तब। दूसरी बात, बड़े भाई कांग्रेस के नहीं, बड़े भाई छोटे भाई, देखिए जब आपसी समझौता होता है, बड़े भाई छोटे भाई जैसा कोई नहीं रहता। देखिए रिजल्ट क्या है, जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपने देखा, कांग्रेस ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर जो लोग लड़ेंगे उनके साथ है। बात खत्म हो गई, लेन देन का कोई मुद्दा नहीं था। नहीं, हम लोग इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, आप लोगों को नहीं पता हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इस चीज को कांग्रेस भी स्वीकार करेगी। करना था, ठीक है। नहीं, अभिषेक जी आपकी बात से हम मना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने तय किया, हम लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। हो सकता है उसके फायदा नुकसान क्या हुए उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। ठीक है, समीक्षा करेंगे। लेकिन अब देखिए, मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। चलते चलते मैं लालू यादव की, शिशिर जी स्पेशली मैंने बाइट आपके लिए मंगवाई है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। चलते चलते लालू यादव की बाइट प्लीज प्ले कीजिएगा। कांग्रेस की वजह से नहीं होगा, ममता को अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। हाँ दे बनाएंगे हम लोग, पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। चलिए, ये बाइट दूसरी आ गई है। बहरहाल मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, 20 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व पे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी हो गई है। और यही गठबंधन के साथी उनको बार बार बता रहे हैं कि आपको जो नेतृत्व करना था, आप उसमें असक्षम रहे। आपके नेतृत्व में हम लोग काफी चुनाव हार चुके हैं। इस बात को लगातार उनके नेता उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता। तो ये समय आ गया है। ठीक है, इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी, उसमें नेता चुनेंगे। ये सभी इंडिया के नेता बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक कब होती है, अब इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।